हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार के रिवोल्ट्स भारत में, जैसे कि सिविल, ट्राइबल ट्राइबल अपराइजिंग्स और पीजेंट अपराइजिंग्स, और लास्ट में हमने पढ़ा कि जो हमारा रिवोल्ट हुआ 1857 का, उसे क्यों सिपोई म्यूटिनी कहा जाता है, या फिर किसी भी कारण से उसे वो नेशनल रूप नहीं ले पाया और उसकी डिफीट के क्या क्या कारण थे, उनके बारे में हमने लास्ट वीडियो तक पढ़ा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर 8, जिसमें हम पढ़ते हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड जनरल फीचर्स, जिसमें कौन कौन ऐसे जो रिफॉर्मर्स थे वो हुए, और क्या ऐसी जो सोशल सिचुएशन या हमारी सोसाइटी क्या सिचुएशन थी उस समय, किस प्रकार जो वीमेंस थी उन्हें उन्हें समझा जाता था, और किस प्रकार से जो उस समय की इकोनॉमिक सिचुएशन थी और जो सोशल सिचुएशन थी उसके बारे में किन लोगों ने सुधारने की कोशिश की और किन लोगों ने उसके बारे में आगे क्या प्रोसेस किया, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या-क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने इन रिफ़ॉर्म की ज़रूरत समझी, या फिर किन-किन फैक्टर्स की वजह से इन रिफ़ॉर्म की हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें रिफ़ॉर्म करने चाहिए, हमारी सोसाइटी में रिफ़ॉर्म करने चाहिए, जिससे कि हमारी जो सिचुएशन है उसमें सुधार हो, हमें समझ में बैठे कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। जिसमें कि जैसे 14th सेंचुरी में अगर देखा जाए तो सभी जगह पे लगभग-लगभग रेनेसां का पीरियड चल रहा था उसके बाद से, और जो इंडियन सोसाइटी थी वो भी अब एक रेनेसां की तरफ बढ़ रही थी। इस वजह से जब अंग्रेज भारत में आए तो हमें भी ज़रूरत महसूस हुई कि हमें भी रेनेसां करना चाहिए, या फिर हमें भी पुनर्जागरण की तरफ बढ़ना चाहिए। इस वजह से जो रेनेसां की ज़रूरत हमें थी, या फिर रेनेसां का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसकी हमें ज़रूरत पड़ी। उसके नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि क्या-क्या जो इसके लिए कौन-कौन से इम्पैक्ट थे, या फिर जो ब्रिटिश रूल था उसके क्या कारण थे, या जो ब्रिटिश रूल था उसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी थी, हमारा कल्चर था, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन थी, उनके ऊपर क्या-क्या इफ़ेक्ट पड़ा, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कि जब हम बात करते हैं कि जैसे जो इन ब्रिटिशर्स से पहले के या फिर नीचे अर्लियर जो इन्वेडर्स थे वो भारत में आते थे, और जो या तो वो भारत के जो सुपीरियर कल्चर था उसमें ही एब्जॉर्ब हो जाते थे और यहीं को अपना लेते थे। जैसे कि मुगल्स भारत में आए और वो भारतीय ही हो गए। उससे पहले भी बहुत से आए, वो भारत के ही कल्चर में समा गए, या फिर यहीं के सुपीरियर जो कल्चर था उसमें एब्जॉर्ब हो गए, या फिर वो जो अदर जो रूलर्स आते थे, वो जो इन्वेडर्स आते थे, वो भारत को ही अपना मेन पार्ट बना लेते थे, या फिर अदर एरियाज़ के ऊपर वो कंट्रोल करके भारत में ही रूल करने लग जाते थे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स आए, वो इस प्रकार की सिचुएशन नहीं थी। ब्रिटिशर्स को कंटिन्यूअसली वो गवर्नर जनरल्स थे, वो चेंजेस होते रहते थे। वो 10 ईयर के, 15 ईयर के पीरियड्स के लिए आते थे। इसलिए वो भारत की जो सिचुएशन थी उसके बारे में ज़्यादा समझ नहीं पाते थे, और वो केवल और केवल कंपनी के रूल को ही यहाँ पे चलाने के लिए आते थे। इसलिए वो कंपनी के लिए और अपने देश के लिए वर्क किया करते थे। लेकिन जो उनसे पहले के इन्वेडर्स थे वो इस प्रकार का कोई वर्क नहीं करते थे, वो सिर्फ यहाँ पे रूल करने के लिए आते थे, इसलिए वो भारत में आके भारतीय ही होके रह जाते थे। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि जो क्या क्या जो रिफॉर्म्स थे उनके लिए क्या क्या उस समय सोशल कंडीशंस थी, कि किस कारण हमें जो इन रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी। इसमें फर्स्ट है कि जैसे रिलीजियस एंड सोशल, जिसमें कि जैसे कि हमारे यहाँ पे आइडोलेट्री और पॉलीथीज्म जैसी बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस थी जिनको सोशल इल्स के रूप में या फिर रिलीजियस इल्स के रूप में जाना जाता था। अब अगर अपन सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो कि जैसे डिप्रेसिंग पोजीशन ऑफ वुमेन, जैसे कि किलिंग ऑफ फीमेल इन्फेंट्स, चाइल्ड मैरिज, प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैमी, सती प्रैक्टिसेस, तो इस प्रकार की जो सिचुएशन थी वो वुमेन्स की भी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग थी। और थर्ड पॉइंट की हम बात करें जो कास्ट प्रॉब्लम, जैसे कि हमारे पास एक हायरार्किकल जो ऑर्डर होता था कि जो किंग होगा उसके बाद में उसका ही बेटा किंग बनेगा, या फिर जो जैसे प्राइस्टली क्लास थी, या फिर अदर्स थे जैसे शूद्र वगैरह हमारे हुआ करते थे। तो वो सभी की ऐसी सिचुएशन थी, हमारी जो कास्ट सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एक सिचुएशन थी। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे रिजिड कास्ट सिस्टम था, सोशल मोबिलिटी थी। इसके इसके वजह से बहुत सी हमारी जो प्रॉब्लम्स थी उनका हमें सामना करना पड़ता था। सोशल डिवीज़न हुए क्योंकि अलग-अलग जो स्टेटास थे उनमें बँटे हुए थे हम। जैसे कि हम बात करते हैं हमारे जो जैसे ब्राह्मण अलग हुआ करते थे, ब्राह्मणों को टॉप क्लास माना जाता था। उसके बाद में वैश्य थे, क्षत्रिय हुआ करते थे, और जो शूद्र भी हुआ करते थे। उसके लास्ट में हम माने तो अनटचेबल्स हुआ करते थे जिनको किसी प्रकार से छूना वर्जित माना जाता था। और उसके बाद में इंडिविजुअल इनिशिएटिव वाज थॉटेड। जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल के लिए जो इनिशिएटिव लिया करते थे उनके लिए बिल्कुल ही प्रोहिबिशन हुआ करता था। हम अगर फोर्थ पॉइंट बात करते हैं वो अपोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर, जो कि वेस्टर्न आए भारत में, जैसे कि क्रिश्चियन मिशनरीज थे, वो भारत में आते थे और वो अपने जो क्रिश्चियन जो धर्म था उसके प्रचार किया करते थे। वो और जो हमारे लोग थे उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे। इसके लिए जो यहाँ पे भारत में जो
लोग थे वो वेस्टर्न कल्चर का बहुत ज़्यादा ओपोजिशन किया करते थे। उसके साथ में हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, न्यू न्यू अवेयरनेस अमंग एनलाइटेड इंडियंस, जो कि हमारी जो नए जो या फिर जो मॉडर्न एजुकेशन लेके आए या फिर जो फॉरेन एजुकेशन लेके आए, उनको लगा कि हमें हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें हमारे यहाँ पे जो सोशल इल्स हैं, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो कास्ट सिस्टम है, उनमें चेंजेस करने चाहिए, उनमें रिफॉर्म करने चाहिए। जैसे कि इंडिया जिसके इंडिया इसकी जो सिविलाइजेशन की रेस में पीछे रहने का इसका मेन कारण भी यही था कि यहाँ पे जो ये रिजिड सिस्टम थे बहुत ही गलत या फिर जिनको, और इसी में आगे बढ़ाने का कार्य जो इंग्लिश एजुकेटेड बंगालीज यूथ था उन्होंने भी इसी के लिए आगे कार्य किया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो उन्होंने कहा कि हमें जो ओल्ड रिलीजियस आइडियाज़ हैं और जो ट्रेडिशनल्स आइडियाज़ हैं हमें उन्हें छोड़ना चाहिए और हमें नए रिलीजियस आइडियाज़ के ऊपर वर्क करना चाहिए। उसी के साथ साथ उन्होंने प्रचार किया नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी का कि हमें ये भी हमारे देश में लगानी चाहिए। उसी के साथ साथ वो सभी चाहते थे कि जो एक न्यू इकोनॉमिक जो फोर्सेस हैं उनके ऊपर हमें वर्क करना चाहिए, हमें एजुकेशन या फिर हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए, और उसी के साथ साथ जो हमारे जो मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़ हैं उनका भी इम्पैक्ट हमारी जो जो न्यू एजुकेटेड पीपल्स थे उनके ऊपर हुआ। और जो धीरे धीरे अब जो वर्ल्ड की भी जो सिचुएशन थी कि कौन कहाँ पे वॉर फाइट कर रहा है या फिर कौन कौन जीत रहा है, कौन किसी स्थिति में चल रहा है, वहाँ कहाँ पे एजुकेशन कैसे चल रही है, तो उनके बारे में भी जो अवेयरनेस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सोशल एंड आइडियोलॉजिकल बेसिस और रिफॉर्म्स मिडिल क्लास बेस, जिसमें फर्स्ट आए मिडिल क्लास बेस के बारे में कि क्या क्या मिडिल क्लास बेसिस थी। हम बात करें जब ब्रिटिशर्स भारत में आए उससे पहले भारत में दो ही क्लासेज हुआ करती थी, एक तो रूलिंग क्लास या फिर जो उनके जो ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे वो, और सेकंड जो गरीब पीपल्स हुआ करते थे जैसे पीजेंट्स और प्राइस वगैरह, तो ये सभी हुआ करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो एमर्ज हुआ एक मिडिल क्लास का, जिसमें कि ये बिल्कुल ही नई एमर्जिंग मिडिल क्लास थी। साथ में उन्हें एजुकेशन उनमें एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स भी थे। और जो वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास थी तो ये मिडिल क्लास तो थी ही, साथ में इसको वेस्टर्न एजुकेशन मिली हुई थी, इंग्लिश एजुकेशन मिली हुई, तो इन्होंने जो क्योंकि उन्हें लगा कि जो वेस्ट में जो इस समय चल रहा है जैसे रेनेसो रिफॉर्मेशन एनलाइटनमेंट डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन और रिफॉर्म्स, ये जो वेस्ट की तरफ चल रहे हैं वो भी हमें उन्हें भी हमें भारत में लाना चाहिए और हमें हमारे भारत को आगे बढ़ाना चाहिए इन चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की है। तो हम सेकंड बात करते हैं जो इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया, जिसमें कि जैसे आइडियोलॉजिकल यूनिटी लेके आनी चाहिए, जैसे रैशनलिज्म, रिलीजियस यूनिवर्सलाइजेशन, ह्यूमनिज्म, तो इन सब के बारे में बताना चाहिए और हमें जो इनके जो आगे प्रोसेस हैं उनके बारे में हमें बताना, जिसके फर्स्ट अगर सबसे पहले हम बात करें तो उन्होंने जिन जो इन सब के बारे में बात करने वाले फर्स्ट मैन थे वो थे राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने बताया कि ये जो दुनिया या फिर ये यूनिवर्स चल रही है उसके लिए एक ही सत्य है और उस सत्य को हमें एक जगह लेके आना चाहिए, हमें सभी को एक ही सत्य के लिए वर्क करना चाहिए, उनके बारे में इन्होंने बताया। और उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि जो हमारी जो सोशल यूटिलिटी है, जो हमारी फैथ है, जो भी रैशनैलिटी के साथ हमें रखनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट उनके बाद आए वो थे अक्षय कुमार दत्त, जिन्होंने बताया कि जो मेडिकल जो ओपिनियन है, जिन जैसे कि चाइल्ड मैरिज होती है तो जो बच्चों की जो शादी करना वो गलत बात है, क्योंकि उसमें जो मेडिकली जो उनके ऊपर जो इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि अगर छोटे कम उम्र में बच्चियों के लिए लड़कियों की शादी होती है तो उनके अगर वो जो प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और साथ ही में उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए जो जो मेडिकली ओपिनियन था जो चाइल्ड मैरिज के लिए जो जो चाइल्ड मैरिज को गलत साबित करता था वो भी अक्षय कुमार दत्त के द्वारा लाया गया। उसके बाद में उन्होंने बात की जैसे मोनोथीज्म ऑफ द वेदास एंड यूनिटेरियनिज्म ऑफ द क्रिश्चियनिटी बाय राम मोहन रॉय, जैसे कि वो वेदास की जो मोनोथीज्म मतलब कि एक ही गॉड को मानिए, जिनमें क्या हुआ अगर आप सुपीरियर जो गॉड है या फिर सुपीरियर नॉलेज का कोई सोर्स मान सकते हैं वो वेदास है। और उसी के साथ साथ जो क्रिश्चियनिटी में जो यूनिटी है उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि हमें जो हमारी जो वे ऑफ लाइफ है उसे चेंज करना चाहिए, जो हमारी जो कल्चरल आइडियोलॉजिकल सिस्टम है उसे भी हमें इवेल्युएट करना चाहिए या फिर हमें उसमें भी चेंजेस करने चाहिए। उसी के साथ साथ जो हमारा एजुकेशन का जो एक अल्टरनेटिव सिस्टम है कि कैसे एजुकेशन आगे बढ़ेगी उसके बारे में भी हमें आगे बात करनी चाहिए। और साथ ही साथ में हमारे हमारे रिलीजन को भी डिफेंस करना चाहिए ताकि कोई भी अगर बाहर का या फिर कोई भी अदर पीपल आके हमारे रिलीजन को हार्म ना कर सके। उसी के साथ साथ हमें जो हमारे जो इंडियन आर्ट और जो इलिटरेट्स हैं या फिर जो हमारे लिटरेचर्स हैं उनके ऊपर भी हमें वर्क करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी स्ट्रीम्स थी
कि किस प्रकार के जो रिफॉर्म मूवमेंट्स है वो किन 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 किस किस प्रकार के थे। तो जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हमारे वो बेसिकली टू कैटेगरीज में थे। जैसे कि फर्स्ट रिफॉर्मिस्ट के ऐसे कि जिनको रिफॉर्म चाहिए था, कि जो चेंजेस चाहिए था उन्हें, कि यार जो पुराने जो चलते आ रहे जो सिस्टम है, जैसे कास्ट सिस्टम है या फिर जो हायरार्कियल सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो सोशल सिस्टम है, जो सोसाइटल सिस्टम है, उनको हमें चेंज करना चाहिए। जिनकी अगर हम बात करें तो उनकी बात करने वाले जैसे ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, ये सभी जो रिफॉर्मिस्ट थे। और सेकंड अगर हम बात करें रिवाइवलिस्ट, जैसे कि कुछ ऐसे, जैसे कि हमें हमारा पुराना सिस्टम फिर से लेके आना चाहिए, कि जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे, उन्होंने कहा था कि बैक टू द वेदास, कि हमें वेदास के ऊपर फिर से जाना चाहिए। तो वो सभी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट से रिलेटेड थे, कि हमें फिर से पुरानी जो हमारी जो सोसाइटी थी, उस सोसाइटी को फिर से हमें इसे रिवाइव करना चाहिए। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो जैसे आर्य समाज, देवबंद मूवमेंट, तो ये सभी जो इस मूवमेंट्स चल रहे थे वो इनसे रिलेटेड थे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, कि हमें जो सोशल रिफॉर्म्स हैं उनके लिए क्या डायरेक्शन होना चाहिए, फिर हमें किस दिशा में हमारे जो सोशल रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर वर्क करना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट है कि ह्यूमनिस्टिक आइडल्स ऑफ सोशल इक्वालिटी, कि हमें सोशल इक्वालिटी लेके आनी चाहिए, जिसमें जिस प्रकार की जैसे जो अपर वर्ग है, जो लोअर स्ट्रेटा के पीपल्स हैं, उनको हमें एक जगह लेके आना चाहिए। अनटचेबल्स हैं, उन सभी को जो अनटचेबिलिटी के जैसी जो सोशल लेवल्स हैं, इन्हें हमें ख़त्म करना चाहिए। उसी के साथ साथ इक्वल वर्थ ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, जैसे कि हर प्रकार के व्यक्ति सेम होने चाहिए। जैसे कि रूलर्स हैं तो रूलर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलना चाहिए। हमें जो लो क्लास के पीपल्स हैं, लाइक अनटचेबल्स हैं, उनको भी एक ही सिचुएशन में लेके आना चाहिए। उसी के साथ साथ रिफॉर्म ऑल सोशल इल्स, लाइक जैसे अनटचेबिलिटी, जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी, जैसे कि वुमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो डिराइव्ड ऑफ लेजिटिमेसी फ्रॉम रिलीजन टू वन वे और अदर वे, कि जो रिलीजन के साथ भी जो कुछ रिलेटेड जो थिंग्स थी, जैसे कि अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, तो इनको भी हमें एक जगह लेके आना चाहिए। अगर हम बात करें कि जो अर्लियर सोशल रिफॉर्म्स हुआ करते थे, उनके जो एक नैरो सोशल बेस हुआ करता है, क्योंकि वो जो ये सिविल लिमिटेड थे, जैसे अपर क्लास, मिडिल क्लास, तो इनके लिए ही ये लिमिटेड जो सोशल रिफॉर्म्स थे वो थे। लेकिन अगर हम बात करें तो अब इससे जो अब वर्तमान में उस समय जो नए सोशल रिफॉर्म्स हो रहे थे, उनके लिए उनके पास डायरेक्शन थी, कि हमें जो लोअर स्ट्रेटा के पीपल हैं उनके लिए हमें वर्क करना चाहिए, उनको हमें रिवोल्यूशनराइज करना चाहिए, उन्हें हमें रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए। उनके लिए हमें सोशल हमारे जो सिस्टम है उसके लिए हमें फिर से, अगर हम बात करें रिफॉर्म के लिए, तो हमें जो लोअर स्ट्रेटा के पीपल हैं उनके लिए हमें रिफॉर्म करना चाहिए। और उसी के साथ साथ जो एनलाइटेंड इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने इसके लिए वर्क किया, वो थे ज्योतिबा फूले, गोपाल हरि देशमुख, केटी तेलांग, बीएम मालावारी, डीके कार्वे, श्री नारायण गुरु, ईवी रामास्वामी नायकर और साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि मासेस तक पहुँचे, उन्होंने रिफ़ॉर्म किया, उन्होंने जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेज़ थी उनमें उनको प्रोपेगेट किया गया, और उन्हीं के साथ-साथ उन्होंने जो हमारी जो लैंग्वेज थी या फिर जो लोकल पीपल्स की लैंग्वेज थी उनमें उनसे बात की, तो इस वजह से जो रिफ़ॉर्म्स थे वो उनके पास ज़्यादा नज़दीक पहुँचे। उसी के साथ-साथ उनके लिए 2 पॉइंट एजेंडा भी था, जैसे कि जो स्टेटस ऑफ वुमेन है, जो सोसाइटी में जो स्टेटस ऑफ वुमेन है उसके लिए हमें उनके जो बेटरमेंट के लिए या फिर उनको सुधार करने के लिए हमें वर्क करना चाहिए। और उसी के साथ-साथ जो अनटचेबिलिटीज़ जैसी डिसेबिलिटीज़ हमारी जो सोसाइटी में मौजूद है उन्हें भी हमें ख़त्म करना चाहिए या फिर उनसे हमें फाइट करनी चाहिए। तो हम अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि फाइट फॉर बेटरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ वुमेन, जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अगर विमेंस की बात करते हैं तो विमेंस की क्या है, कि जब अगर उनसे उनका मेंस के साथ अगर उनको कंपटीशन करवाया जाता है या फिर अगर मेंस के कंपैरिजन में उन्हें देखा जाता है, तो उनके काफ़ी ज़्यादा लो स्टेटस था उनका, और वो इन्फीरियर एक प्रकार से बताई जाती थी, कि विमेंस की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, उनको मेंस के साथ ही जोड़ा जाता है। वो डिपेंडेंट होती थी, वो सोशली और इकोनॉमिकली भी डिपेंडेंट होती थी मेल रिलेटिव के ऊपर। उसी के साथ उनके लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस भी थी जो उनके सप्रेस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार, लाइक जैसे कि पुरदा सिस्टम, अर्ली मैरिज या फिर चाइल्ड मैरिज, बैन ऑन विडो रीमैरिज, कि जो विडो है उसको या तो सती होना पड़ेगा या फिर वो एक प्रकार से कि बहुत ही बुरी सिचुएशन में सोसाइटी में रहेगी, तो उसको विडो को रीमैरिज के लिए भी उन्हें परमिशन नहीं होती थी। और साथ ही साथ जो वीमेंस थी उनके लिए एजुकेशन भी उन्हें नहीं दी जाती थी या फिर एजुकेशन उन्हें डिनाइड होती थी। और उसी के साथ साथ जो हिंदूज थे उनमें अपने पिता की या फिर अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के किसी प्रकार के कोई राइट्स हिंदू वुमेन के पास नहीं होते थे। लेकिन अगर मुस्लिम वुमेन के पास होते भी थे तो वो अपनी जो हाफ ऑफ द मैन
ये ऐसे इनहेरिट जो प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के राइट्स होते थे। उसी के साथ-साथ अगर हम मैटर ऑफ डिवोर्स की बात करें कि अगर तलाक के बारे में बात करें तो इसमें भी कोई किसी प्रकार की कोई इक्वालिटी नहीं थी। और इसी के साथ-साथ जो पॉलीगैमी थी मतलब बहुविवाह जिसमें कि एक हस्बैंड होता उसके बहुत ज़्यादा वाइफ्स हुआ करती थी, तो वो भी हमारी जो सोसाइटीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट थी। और उसी के साथ-साथ अगर हम बात करते हैं जो ट्री रिलीजन जो हमारा जो रिलीजन है वो किसी प्रकार की या फिर जो विमेंस की जो इंफीरियर स्टेटस है उसे किसी प्रकार का कोई सैंक्शन नहीं करता या फिर वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है। अगर हम सेकंड बात करें तो स्टेप्स टेकन टू एमेलियोरेट विमेंस पोजीशन कि जो विमेंस थी उनकी पोजीशन को ऊपर उठाने के लिए किस-किस प्रकार के वर्क किए गए या क्या वर्क किए गए उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें जो एबॉलिशन ऑफ सती क्योंकि सती एक प्रैक्टिस होती थी जिसमें कि जब अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसके जो फ्यूनरल पायर होता था उसके साथ ही जो विमेंस होती थी उन्हें या फिर जो उनकी वाइफ होती थी उनको सती होना पड़ता था। जिसको अगर फर्स्ट टाइम अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसके बारे में उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का कार्य किया राजा राम मोहन रॉय ने, जिन्होंने जो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि इस जो ये प्रैक्टिस है इसे इलीगल और पनिशेबल इसे बनाया जाए, उसी के साथ-साथ इसे हटाया जाए। लेकिन जब 1829 में रेगुलेशन आए तो उसके बाद में इसको एक प्रकार से कल्पेबल होमिसाइड के लि के केसेस में शामिल किया गया। जिससे कि अगर कोई भी अगर आज के बाद में या फिर उस दिन के बाद में अगर सती प्रैक्टिस करने के लिए किसी वुमन को प्रमोट करेगा या फिर उसे अगर आगे बढ़ाएगा या फिर उसे अगर बोलेगा कि आपको सती करना है या तो ये इस प्रकार से इलीगल है और उसी के साथ-साथ ये एक प्रकार का पनिशेबल ऑफेंस भी है। तो अगर अपन सेकंड पॉइंट की बात करते हैं वो प्रिवेंटिंग फीमेल इन्फेंटिसाइड जिसमें कि ये एक प्रकार की एक सिचुएशन थी जिसमें सन मेटा प्रेफ़रेंस दिया जाता था कि अगर बेटा ही होगा तो आपका आगे वंश चलेगा या फिर बेटा ही होना चाहिए, आपकी बेटी नहीं होनी चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट जैसे कि अपर क्लास बंगालीज़ में और जो राजपूत से उनके अंदर ये प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट थी जिसमें कि जैसे अगर गर्ल चाइल्ड पैदा होती थी तो पैदा होते ही उसे मार दिया जाता था क्योंकि एज ए विमेंस को या फिर इन गर्ल चाइल्ड्स को एक इकोनॉमिक बर्डन माना जाता था, इसलिए ये जो प्रैक्टिस थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट थी। और इसी के साथ साथ जब बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1795 और 1804 आया उसके बाद से जो ये प्रैक्टिस थी जो चाइल्ड या फिर जो फीमेल इन्फेंटिसाइड की जो प्रैक्टिस थी उसे ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि थर्ड जो सिचुएशन थी कि जिसमें विडो रीमैरिज की बात की जाती है तो इसके बारे में भी आवाज़ सबसे पहले ब्रह्मो समाज ने ही उठाई थी, जो कि ब्रह्मो समाज के संस्थापक अगर हम बोले तो राजा राम मोहन रॉय ने। और उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट जो पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिनके प्रयासों से जो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट आया 1856 में वो भी लाया गया था। उसके बाद में अगर अपन थर्ड अगर किसी व्यक्ति की बात करते हैं वो है विष्णु शास्त्री पंडित, जिन्होंने कि विडो रीमैरिज एसोसिएशन जो कि 1850s के आसपास फाउंड किया गया था, तो उसके बारे में भी उन्होंने आगे बात बढ़ाई थी। अगर अपन अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं जो कंट्रोल चाइल्ड मैरिज थी, जिसमें कि क्या-क्या ऐसे रूल्स लाए गए कि जिनसे चाइल्ड मैरिज थी उनको कंट्रोल किया जा सके, जैसे कि द नेटिव मैरिज एक्ट और सिविल मैरिज एक्ट 1872। उसी के साथ-साथ सिग्निफाइड लेजिस्लेटिव एक्शन इन प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज, बीएम मालाबारी के एफर्ट से आया एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, जिसमें कि जो गर्ल्स थी उनकी एज ऑफ 12 अगर 12 से नीचे की एज में अगर शादी की जाती है तो वो प्रोहिबिट होगी। और उसी के साथ साथ शारदा एक्ट आया एट 1930 में, जिसमें कि मेरीज जो बॉयज़ की मेरीज एज थी वो 18 कर दी गई और गर्ल्स की मेरीज एज थी वो 14 कर दी गई। उसी के साथ साथ नेक्स्ट आया चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978, जिसमें कि जो मैरिज की जो हमारी आज़ादी के बाद में हमारी जो सरकार थी उसके द्वारा लाया गया, जिसमें कि जो गर्ल्स की मैरिज एज थी वो 18 कर दी गई, उसी के साथ-साथ जो बॉयज़ की मैरिज एज एज थी वो 21 कर दी गई। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की वो है एजुकेशन ऑफ वुमेन, जिसमें कि जो अगर हम सबसे पहले इस चीज़ के लिए या फिर वुमेन्स की जो एजुकेशन की शुरुआत की बात करते हैं तो वो क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा स्टार्ट की गई एक सोसाइटी थी, जिसमें कि कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी ने 1891 थी। उसके बाद में जो जेईडी या बैथून थे उनके द्वारा स्टार्ट की गई बैथून स्कूल, जो कि 1849 में स्टार्ट की गई थी। उसके बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने लगभग 36 गर्ल्स स्कूल्स भी स्टार्ट किए थे। और उसी के साथ साथ वुड डिस्पैच आया जो 1854 में आया था एजुकेशन के ऊपर, उसने भी जो फीमेल एजुकेशन थी जो वीमेन एजुकेशन थी उसके ऊपर एम्फेसाइज किया था। और उसी के साथ साथ 1914 में वीमेंस मेडिकल सर्विस एक्ट आया और 1916 में द इंडियन वीमेन यूनिवर्सिटी सेटअप बाई प्रोफेसर डी के कार्य, ये 1916 में इसको सेटअप किया गया
था। और उसी के साथ साथ 1916 में ही जो लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज थी दिल्ली में, इसे स्टार्ट किया गया था फॉर विमेंस विमेंस को मेडिकल की एजुकेशन देने के लिए। उसके बाद में अगर अपन सिक्स पॉइंट की बात करते हैं, विमेंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि 1910 में शीला देवी चूड़ामणि के द्वारा भारत स्त्री महामंडल जो कि इलाहाबाद में स्टार्ट किया गया था, रमाबाई रानाडे के द्वारा लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस जो कि 1904 में बॉम्बे में स्टार्ट किया गया था, और उसी के साथ साथ पंडित रमाबाई सरस्वती के द्वारा आर्य महिला समाज, जहाँ पे विमेंस को जो विमेंस की जो एजुकेशंस थी या फिर अदर वर्क्स थे उनके, उनकी जो लो क्लास सिचुएशन थी उन्हें वहाँ पे रिफॉर्म के लिए लाया जाता था। और इसके साथ साथ ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस जो कि 1927 में मार्गरेट कजिन्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगर अपन अब नेक्स्ट बात करते हैं कि स्ट्रगल अगेंस्ट कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें कि जो कास्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हमारे भारत में चल रही थी उनके लिए क्या क्या उन्होंने वर्क किया, या फिर क्या क्या उनकी जो ऐसी सिचुएशन थी जिनमें इनको आगे वर्क करना था। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, जिसमें कि फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ हिंदू सोसाइटी, जिसमें कि चार वर्ण बताए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें फिक्स बताया गया है कि अगर ब्राह्मण से होंगे वो प्राइसली क्लास के रूप में होंगे, जो क्षत्रिय होंगे वो एक प्रकार से रूलर क्लास के रूप में होंगे, वैश्य जो होंगे जो एक प्रकार से जो जो बिजनेस क्लास होगी उसके रूप में वर्क करेंगे। और उसी के साथ साथ जो शूद्र होंगे वो एक प्रकार से जो पीजेंट्स के रूप में, या फिर जो मजदूरी, या फिर जो नौकर, या फिर जो गुलाम होते थे उनके रूप में वर्क करेंगे। उनके फाइनल अगर बात लास्ट में बात करें हम, तो एक फिफ्थ डिवीजन भी था, वो था अनटचेबल्स, जिनके बारे में वो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड होते थे। उसके साथ साथ जो हमारी जो कास्ट थी, या फिर जो ब्राह्मण्स थे, या फिर जो क्षत्रिय थे, वैश्य थे, या फिर शूद्र थे, वो भी अंदर ही अपनी जो कास्ट थी उनमें भी अनेक कास्ट में बटे हुए थे, इसलिए वो भी काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड थे। जैसे ब्राह्मण्स भी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड थे। तो इसी प्रकार सभी जो हमारी जो जो ये फोर फोल्ड डिविजन्स थे इनमें भी काफ़ी ज़्यादा अंदर सब कास्ट हुआ करती थी। उसी के साथ साथ जो जियोग्राफिकल एक्सपांसन जो भी अलग अलग जगह पे फैले हुए थे। और हमारा जो नेक्स्ट बात करें वो है डाइवर्सिफिकेशन, जो कि हमारी कास्ट थी उनमें भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड थी, उनके लैंग्वेज के रूप में डाइवर्सिफाइड थी, उनकी ईटिंग प्रैक्टिसेज, उनकी जो अदर जो रिलीजियस प्रैक्टिसेज थी उनमें भी वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई थे। उसी के साथ साथ जो हमारे जो हिंदूज का जो कॉन्सेप्ट था वो चतुर्वर्ण आश्रम के रूप में बताया जाता है, कि जो हमारे जो हिंदू होंगे वो चार जो वर्ण होंगे, उन्हीं के साथ साथ चार उनके लिए आश्रम भी होंगे, उसके रूप में बताया जाता है। और जो जो कास्ट थी वही बताएगी कि आपका जो आपकी सोसाइटी में क्या स्टेटस होगा, किस प्रकार से आपके साथ लोग बिहेव करेंगे, किस प्रकार से लोग आपके साथ किसी प्रकार का बर्ताव करेंगे, या फिर आपका जो ऑक्यूपेशन होगा वो भी क्या होगा, आपकी कास्ट ही डिसाइड करती थी। उसी के साथ साथ जो जो डिफरेंट सेक्शंस थे हमारे पॉपुलेशन के उनमें भी अलग अलग प्रकार से रिलेटिव पेरिटी थी। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कास्ट ही थी वो डिसाइड करेगी कि आपकी एजुकेशन क्या होगी, या फिर आपका ऑक्यूपेशन क्या होगा, आपकी जो ओनरशिप राइट्स क्या होंगे, तो ये सभी जो हमारी कास्ट ही डिसाइड किया करती थी। उसी के साथ साथ हमारे जो काइंड ऑफ प्रोफेशन, मैरिज किस प्रकार से होगी, मैरिज आप बाहर नहीं कर सकती, या फिर अपनी जो कास्ट है उससे बाहर नहीं कर सकते हैं। टेम्पल एंट्री की जो जो रूल्स होते थे, लाइक जैसे अनटचेबल्स किसी भी टेम्पल में एंट्री नहीं ले सकते हैं, तो उसी प्रकार एक अनटचेबिलिटी, और ये भी काफ़ी ज़्यादा हमारे जो सोशल लेवल्स थे उनके बारे में सुधार के लिए आगे वर्क किया गया। अब आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं जैसे फैक्टर्स दैट हेल्प टू मिटिगेट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कि क्या क्या फैक्टर्स है ऐसे जिन्होंने जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था उसे कैसे मिटिगेट करने के लिए वर्क किया, उसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। जैसे ब्रिटिश रूल था उसमें कुछ इस प्रकार की सिचुएशन बनी, या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस थी जिस वजह से जो कास्ट कॉन्शियसनेस थी वो दूर हुई, या फिर जिसकी वजह से जो कास्ट बेस्ड जो ऑक्यूपेशंस थे वो भी अलग अलग होने, जिसमें जो जिसके पास जो क्वालिटी होगी उसी प्रकार के उसे ऑक्यूपेशंस मिलेंगे, वो आगे वर्क करने लगे। उसी के साथ साथ जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उसने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जैसे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ कहा गया, जिसमें कि सभी को इक्वलिटी होगी, किसी प्रकार के किसी के साथ बिहेव नहीं किया जाए, गलत बिहेव नहीं किया जाएगा, लाइक जैसे अनटचेबल्स के साथ किया जाता था, और उसी प्रकार के किसी के साथ बिहेव नहीं किया जाएगा। उसी के साथ साथ जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थे उन्होंने भी जो कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन था उसको उजागर किया, लोगों को इसके बारे में आवाज़ उठाने के लिए कहा। और नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि जो नेशनल मूवमेंट्स थे उन्होंने भी जो लिबर्टी, इक्वालिटी और जो फ्रेटर्निटी जैसे जो शब्द थे, या फिर जो ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे उनके लिए अपनी हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया। हम अगर नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, विथ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन एंड जनरल अवेकनिंग, जैसे जैसे एजुकेशन जैसे जैसे हमारी जो एजुकेशन बढ़ने लगे, फिर जो हमारे जो लोअर कास्ट के पीपल्स थे उन्हें एजुकेशंस के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने लगी, वैसे वैसे ही जो लोग थे उन्हें समझ में आने लगा कि हम किसी प्रकार से इनसे कम नहीं है, या फिर जो
और अदर पीपुल्स है, जो अदर जो अपर कास्ट के पीपल है, उनके साथ जो बिहेव किया जाता है, वही बिहेव भी हमारे साथ होना चाहिए। और उसी के साथ साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, ये जो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें भी जो इक्वेलिटी थी, जो डिस्क्रिमिनेशन था, उन सबको एक प्रकार से मतलब जो इक्वेलिटी थी उसे रखा गया और नॉन जो डिस्क्रिमिनेशन था उसे हटा दिया गया। तो इस प्रकार जो कास्ट जो बेस्ट डिस्क्रिमिनेशन था उसे अलग से ही हटा दिया गया। तो इस प्रकार के हमारी जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारे रिफॉर्म्स हुए, वो भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कास्ट हमारा जो कास्ट बेस्ड सिस्टम था उसे इम्प्रूव किया। इस प्रकार आज हमने बात की कि किस प्रकार की हमारी जो सोशल थी या इकोनॉमिक या फिर हमारी जो सोसाइटी में किस या विमेंस की या फिर अलग जो लोअर क्लास पीपल्स थे उनकी क्या सिचुएशन थी, अनटचेबल्स के साथ कैसा बिहेव किया जाता है, उनके बारे में आज हमने पढ़ा। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जो हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, लाइक जैसे राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, तो उन्होंने किस प्रकार से हमारी जो सिचुएशन थी या फिर जो उस समय की हमारी जो सोसाइटी की जो कंडीशन थी उनको किस प्रकार से यूज किया, और ये जो हमारे सोशल रिफॉर्म्स में वर्क करने लगे, हमारे किस प्रकार से उनका एनलाइटनमेंट हुआ और उन्होंने फिर हमारी सोसाइटी को आगे इम्प्रूव करने के लिए वर्क किया, उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।